भाजपा तो मूलतः एक ब्राह्मणवादी जो सोच है, जो मनुवादी जो एक सोच है, उसी की एक राजनीतिक पार्टी के रूप में वह काम करती है। उसी विचारधारा को कि मनुवाद की स्थापना कैसे हो, ब्राह्मणवाद की स्थापना कैसे हो, इसी लक्ष्य को लेकर के ये आरएसएस, ये भाजपा जैसी पार्टी बनी। को जिस प्रकार इलेक्ट्रिक जो होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है और स्विच ऑफ किया पंखा बंद हो गया, तो ये सब इलेक्ट्रिकल लीडर हैं। चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे वह जीतन मांझी हो या चिराग, ये सब इलेक्ट्रिकल लीडर हैं। इससे यही सिद्ध होता है। निश्चित रूप से समाज में कहा गया कि जो अपर कास्ट है, जिसको सवर्ण जाति कहते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम समाज में जो सवर्ण है, जिसको अशरफ कहा गया, और जो बैकवर्ड समाज है तो उन्हें मुस्लिम समाज में अजलाफ कहा गया, और जो हिंदू में जो दलित हैं तो मुस्लिम में जो दलित है उसे अर्जल कहा गया। क्या इस प्रकार की सच्चा समिति की रिपोर्ट का हवाला के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसके आधार पर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों से ज्यादा प्यार करती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन सर हैं, और जिनके साथ हमें हाल फिलहाल में जो CGI BR गवई साहब ने जो बयान दिए, और कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बीजेपी के मंत्री ने जो बयान दिए, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में जाति पर लोग प्रश्न किए, इन तमाम मुद्दों पर माननीय विधायक जी से बात करते हैं, और क्या कुछ लोगों की भावनाएं हैं और किस प्रकार का राष्ट्र लोग चाहते हैं आज 21वीं सदी के भारत में, उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। पहले सर, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। थैंक यू सर। हाल फिलहाल में कल देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब अपने गृह राज्य महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के सम्मान में, और वहाँ दीक्षा भूमि में बाबा साहब अम्बेडकर को जाके अपना श्रद्धांजलि भी दिए। उस दौरान उन्होंने कहे कि जब मैं अपने गृह राज्य आया हूँ तो मेरे आसपास ना कोई पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त या किसी प्रकार का प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान चिंता व्यक्त की है, देश का बहुत बड़ा मसला है। क्या लगता है कि आज देश के दलित समुदाय से बिलोंग्स करने वाले BR गवई साहब हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है जो सुरक्षा देने में अपने आप को अच्छा नहीं समझा? देखिए, बहुत गंभीर सवाल यह है, और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना बड़ा पद है। जिस तरह भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्रधानमंत्री का, उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका उसी समकक्ष कहा जा सकता है कि एक पद है। न्यायपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति। हाँ तो सर्वोच्च पद पे वो हैं, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो समझिए भाजपा वहाँ पर भाजपा शासित राज्य है, और भाजपा की जो विचारधारा है, वह विचारधारा उसको यह पच नहीं सकता है कि भाई एक दलित समाज का लोग इतने बड़े पद पर है, अंबेडकर जी को मानने वाला लोग इस पद पर है। तो भाजपा तो मूलतः एक ब्राह्मणवादी जो सोच है, जो मनुवादी जो एक सोच है, उसी की एक राजनीतिक पार्टी के रूप में वह काम करती है। उसी विचारधारा को कि मनुवाद की स्थापना कैसे हो, ब्राह्मणवाद की स्थापना कैसे हो, इसी लक्ष्य को लेकर के ये आरएसएस, ये भाजपा जैसी पार्टी बनी, और वो सत्ता में है, और वो देख रहा है कि ये दलित समाज के लोग, जिसके बारे में उनका नज़रिया कुछ और है, मनुवाद के हिसाब से, ब्राह्मणवाद के हिसाब से, तो ऐसे लोग के अनुसार क्या नज़रिया है कि दलित अगर हैं तो जज नहीं बने, राष्ट्रपति नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, जो जिस जाति का उस जाति के हिसाब से रहे सही, वही उनका नज़रिया है। देखिए, आप बाबा साहब अम्बेडकर को याद कीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान थे, और पूरी दुनिया से, पूरे भारत में कह सकते हैं कि उस वक्त इतने बड़े विद्वान कोई नहीं थे, और इतने विद्वान आदमी के साथ जब वो भारत लौटे, जिस भी ऑफिस में वह गए काम करने के लिए, उनके साथ साधारण से चपरासी ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनको पानी कोई पिलाने को नहीं देता था, उनको जो फाइल होता था वो उनके टेबल पे ठीक से नहीं रखता था, फेंक के दिया जाता था, टच ना हो जाए। तो ये जो विचारधारा है ना, वही बीजेपी अपना चाहती है। तो विचारधारा के लोग एक जगह जमा हो गए, वो भाजपा है। हाँ, वो भाजपा है। और वो एक सर, अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि जिस प्रकार जो नए संसद भवन बना, उसमें राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ों पर बीजेपी कहीं न कहीं दलित आदिवासी समझकर जो मुख्य चीज़ है उस पर उद्घाटन पर निमंत्रण नहीं दे पाती है। यही मानसिकता है कि दलित हो, आदिवासी हो,
इवन ओबीसी भी हो, ठीक है, तो सबके प्रति लोगों की एक मानसिकता है। सर क्या कहेंगे कि बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह जी, जो आज से 4 दिन पहले बयान दिए कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर के धरती पर पहलगाम में जो घटना घटी, जो हमारे माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, हम उनके बहन को पाकिस्तान भेजे थे लड़ाई लड़ने के लिए। अर्थात सोफिया कुरैशी जो जनरल अभी कर्नल्स हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि हम उनके बहन को भेजे हैं जो हमारे माँ बहनों को सिंदूर उजाड़े हैं। अर्थात वो आतंकवाद के बहन से जोड़ रहे हैं। और जब इस प्रकार की घटना हुई तो माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार उन पर केस करने का एफआईआर हुआ। फिर भी बीजेपी उन्हें पार्टी से तो नहीं निकाला, मंत्री पद से भी नहीं निकाला। सारी घटनाओं को पूरे देश की जनता देख रही है और यह शर्मनाक घटना घटी है। वैसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, एफआईआर तो दूर की बात है, जेल के अंदर होना चाहिए। इस तरह का घृणित बयान जिस पे पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को गर्व है कि जिस बुलंदी के साथ उसने भारत के लिए लड़ने का काम किया और आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उससे 140 करोड़ जनता का सीना गर्व से चौड़ा हुआ कि हमारी भारत की बेटी में ये शक्ति है। उस भारत की बेटी को और सेना के अधिकारी को इस तरह की भाषा का उपयोग करना अफसोस की बात है। और मुझे आश्चर्य होता है कि वैसे पार्टी आज सत्ता में कैसे है, जिस पार्टी की सोच इतनी संकीर्ण है, जो अगर पार्टी का समर्थन उसको नहीं है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्या बीजेपी में जो दलित पिछड़े नेता हैं, जैसे उमा भारती जी हैं, उन्होंने बयान दिए कि उन्हें खाली पार्टी से तुरंत निकाला जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी उनकी पार्टी नहीं सुनी गई। तो क्या बीजेपी में जो दलित पिछड़े नेता हैं कहीं न कहीं बीजेपी के गुलाम है, जिनका बात नहीं चल पाता है? इसमें कोई शंका कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी है, जो सामंतवादी पार्टी है, ब्राह्मणवादी विचार की पार्टी है। उसमें तो यूज़ करने के लिए पॉलिटिक्स में सब जाति बिरादरी को रखना व्यवस्था है उनकी, तो कुछ लोगों को रखा, लेकिन उसका वो पार्टी में वो सम्मान कहाँ है? पार्टी में कहाँ? वो पार्टी तो उसका संचालन तो संघ परिवार से होता है। संघ परिवार में कोई दलित है क्या? कोई आदिवासी है क्या? कोई ओबीसी में है क्या? आज तक संघ संचालक 100 साल से है, नहीं बना है। कोई बना है क्या? तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर इस मानसिकता है लोग हैं। वैसे लोग सत्ता में आ गए, ओबीसी को कभी चेहरा को आगे कर दिया, कभी नीतीश कुमार जैसे आदमी को अपने आगे कर करके वो चुनाव जीत लेते हैं, कभी रामविलास पासवान दलित नेता को किसी को आगे कर देते हैं, कभी जीतन राम मांझी को, सबको उपयोग कर करके भ्रम में डाल देते हैं जनता को। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक जो होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है और स्विच ऑफ किया पंखा बंद हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रिकल लीडर हैं, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, चाहे वह जीतन राम मांझी हो या चिराग, ये सब इलेक्ट्रिकल लीडर हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कभी भी किसी दलित ने देश में वोट देना पसंद नहीं किया। इवन ओबीसी में भी बड़ी संख्या ऐसी है जो भाजपा को कभी पसंद नहीं किया, उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया, क्योंकि ये ओबीसी और दलित आदिवासी की विरोधी मानसिकता की उपज है भारतीय जनता पार्टी, और वही पार्टी है। लेकिन बीजेपी को लेकिन उन लोगों ने एक षड्यंत्र किया। जब देखा कि दलित ओबीसी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, तो दलितों के नेताओं को अपने पार्टी में करके उसको आगे करो। उसी परिणाम स्वरूप नीतीश, जब लालू प्रसाद से वो लड़ नहीं सके कभी, तो नीतीश कुमार को आगे कर दिया कि ताकि दलित अति पिछड़े समाज में कुछ भ्रम पैदा हो, कुछ नीतीश कुमार का चेहरा देख के आ जाए। फिर दलित का देखा, दलित का नहीं आ रहा है, तो रामविलास पासवान जैसे लोग को आगे कर दिया कि उनको देख करके कुछ लोग आ जाए। जीतन राम मांझी को कर दिया, कभी शरद यादव जी को कर दिया, कभी कहीं कर दिया, कहीं जॉर्ज फर्नांडिस को कर दिया। वरना आज से 20 साल 25 साल पीछे चले जाइए तो एक भी दलित पूरे देश में, एक भी आदिवासी, इवन ओबीसी समाज कभी भाजपा को पसंद नहीं किया। जानता है कि ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, ये कभी दलित ओबीसी के पक्ष में ये लोग नहीं रहते हैं। तो आज भी स्थिति वही है। आज भी भाजपा में उमा भारती हो, कोई हो, उनको वो सम्मान नहीं है, वो निर्णायक जगह पे नहीं है, इसलिए वो गुहार करते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। सर, ये बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। सच्चर समिति का रिपोर्ट ये बताता है कि मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था है और उसके आधार पर अशरफ, अजलाफ और अर्जल की बात होती है। तो बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को ज़्यादा प्यार मोहब्बत करती है।
नहीं, हम लोग में जो मुस्लिम समाज में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग जानते हैं जो जो शब्द का आप उपयोग किए हैं वो सब शब्द हम लोग में 99% लोग इस शब्द भी नहीं जानता होगा। ऐसे रहता है ना कि ओबीसी, ईबीसी। देखिए हिंदू समाज में कहा गया कि जो अपर कास्ट हैं जिसको सवर्ण जाति कहते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम समाज में जो सवर्ण है जिसको अशरफ कहा गया, और जो बैकवर्ड समाज हैं तो उन्हें मुस्लिम समाज में अजलाफ कहा गया, और जो हिंदू में जो दलित हैं तो मुस्लिम में जो दलित हैं उसे अर्जल कहा गया। क्या इस प्रकार की चर्चा समिति की रिपोर्ट का हवाला के द्वारा प्रकाशित हुआ है जिसके आधार पर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों से ज़्यादा प्यार करती है? कई मुसलमानों में फूट करने की कोशिश है। ये सवाल तो आप पहले कर चुके थे, फिर दोबारा कर दिए एक ही सवाल को। एक ही सवाल को आप दोबारा कर दिए। हम तो कहें कि शब्द जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं इस शब्द का नाम भी हम लोगों ने नहीं सुने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब कौन सा ये शब्द जो आप बोले इस शब्द का नाम भी हम लोग नहीं सुने। अच्छा ठीक है। अभी जो वर्तमान में सब लोग अपने अपने भागीदारी की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरजेडी में भी प्रश्न उठता है कि अगर मुसलमानों की संख्या बिहार में 17% है, क्या 17% की भागीदारी आरजेडी में है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज ही नहीं, सभी जाति और समूह को जो है उसकी उचित हिस्सेदारी देने के लिए संकल्पित है। और राजद का नारा ही है सामाजिक न्याय स्थापित करना। सामाजिक न्याय का मतलब ही है कि जिसकी जितनी संख्या है वह केवल राजनीतिक हिस्सेदारी का अधिकारी नहीं है, बल्कि हर तरह का प्रशासनिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, बजट में उसका प्रोविज़न हो, विकास में उसकी इतनी हिस्सेदारी हो, तमाम चीज़ों में उसकी वो हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। आज भारत हज़ारों साल के बाद भी और आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज लोगों के पास उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। न्याय जो सामाजिक न्याय है वह नहीं मिल रहा है। आज भी 80% जो आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की है उनके पास में तो अधिकांश नेता चाहे लोकसभा हो राज्यसभा में हो तो बैकवर्ड और अपर कास्ट नजर आते हैं, लेकिन मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं के बराबर अभी लोकसभा राज्यसभा में। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप उम्मीदवार ही ना बना सकते हैं, जिताना तो जनता को है ना। तो आप कहेगा जनता नहीं चाहती है, तो ऐसा नहीं है। तो बीजेपी के पास दलित चेहरा खास करके चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो बिहार में हैं, लेकिन आरजेडी के पास वो मजबूत चेहरा कौन सा दलित है या मुस्लिम समाज में कौन सा जो बिहार में मुस्लिम समाज फेथ करे उन नेताओं पर जिससे आरजेडी मुकाबला कर सकती है? किसमें? आरजेडी में कौन सा ऐसा दलित या मुसलमान चेहरा है जो बीजेपी के दलित एजेंडे को मुकाबला कर सकता है? देखिए, पार्टी व्यक्ति से नहीं रहता है, पार्टी विचारधारा से चलता है। और व्यक्तिवादी पार्टी होने से तो फिर किसी एक व्यक्ति को आप आगे कीजिए, बाकी जो नेता हैं और आपके साथ हज़ारों लाखों लोग आपके हैं तो उसमें से किसी एक को ऊपर उठाइए, ये उचित ऐसा प्रतीत नहीं होता है। लेकिन हमारे पास कई विधायक हैं, कई सांसद के उम्मीदवार होते हैं, पूर्व सांसद हैं और कई समाज का चर्चित चेहरा तो नहीं है जो समाज उस पर फेथ करे। अब चर्चित चेहरा कैसे बनता है? जीतन राम मांझी लोग कहते हैं कि मुसर समाज के नेता हैं, मुसर समाज मांझी जी के नाम पर वोट करते हैं। चिराग पासवान है तो पासवान समाज के 70-80% लोग वोट करते हैं। उस प्रकार का चेहरा आरजेडी में कोई नजर नहीं आ रहा, जिस प्रकार दलित को लगे कि आरजेडी दलितों के लिए या मुसलमान समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब किसी एक को आगे कीजिएगा तो उसमें 10 हो जाता है, तो फिर क्या मतलब है? किसी की आबादी 1% है, किसी की 1.5% है, किसी की 2% है, किसी का 3 है, किसी का 4 है। तो ऐसी बात नहीं है। मजबूती के साथ सारे लोग, दलित नेता जितने भी हैं, मजबूत नेता पार्टी में हैं। आप पटना में भी देखिएगा तो विधानसभा अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी से लेकर शिवचंद्र राम से लेकर के ऐसे दर्जनों नेता हैं जो आइडियोलॉजिकल बहुत साउंड हैं और बहुत मजबूती के साथ हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी के साथ रह करके पूरा स्ट्रेटजी बनाते हैं पार्टी का, और वो लोग काम कर रहे हैं। तो हर समाज से हम लोग के है। आखिरी क्या कहेंगे कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर है, जबकि एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार का है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी विधानसभा से लेकर और पूरे बिहार वासियों के लिए, ताकि बिहार में सामाजिक न्याय हर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके? देखिए, 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री। डबल इंजन की सरकार है। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार केंद्र में भी 3 बार से प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और 20 साल से नीतीश कुमार जी। आज भी बिहार की हालत बद से बदतर है। भारत सरकार का ही आंकड़ा बताता है कि ये डबल इंजन की सरकार के
बाद देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, देश का सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है, देश का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहार है, देश का सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य बिहार है। ये मतलब हर मानक में देखिए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बिहार में होता है, सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं बिहार में हो रही है। और जो चीज़ भी बन रहा है, पुल बन रहा है अलग गिर रहा है, रोड बन रहा है ध्वस्त हो जा रहा है, मतलब अराजक। आर्थिक न्याय लाना है, सामाजिक न्याय लाना है, हर गरीब गुरबों के संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है, तो इस बार तेजस्वी सरकार को लाना है। बिहार वासियों ने ठाना है तेजस्वी सरकार को लाना है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ सामाजिक न्याय में भी अचूक हो रही है, जिसको इस सरकार में पूरा किया जाएगा, ये माननीय विधायक का कहना है। आप क्या सोचते हैं? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके अंदर भावनाएं हैं कमेंट में जाहिर करके बताएं, ताकि हम उस चीज़ को फिर से संशोधन करके नेक्स्ट टाइम में उस बात को रखा जाएगा। धन्यवाद। मैं ब्रजमोहन गौतम।